पिछले वाले क्वेश्चन में स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। देख लिया आपने क्या क्या थे। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इज जीरो, या कह सकते हो पैरेलल डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन दिस सिचुएशन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एंटी पैरेलल विद ईच अदर, यानी एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डज नॉट इक्वल्स टू रीस्टोरिंग टॉर्क, तो हम उसको क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ो 28। देखो डायग्राम, देखो 28 डायग्राम देखो ध्यान से। उन्होंने कहा अ कंडक्टर ए विद अ कैविटी एज शोन इन फिगर 1। एक कंडक्टर दिया है इर्रेगुलर शेप का, उसके अंदर कैविटी भी इर्रेगुलर शेप की है। ठीक है। गिवन अ चार्ज क्यू, कंडक्टर को कैपिटल क्यू चार्ज दिया। ध्यान रखना इनसाइड अ कैविटी नहीं है चार्ज, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। जितना भी चार्ज है, अगर आप डायग्राम बुक में देखो तो सारा डायग्राम चार्ज कहाँ प्लेस्ड है? एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। उन्होंने आपसे कहा है शो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। ये डायग्राम नंबर फर्स्ट पहले देखो डायग्राम नंबर फर्स्ट। अब डायग्राम नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 28 डायग्राम नंबर 1। कोई भी इर्रेगुलर शेप का कंडक्टर ले लिया, इसको क्यू चार्ज दिया, इसके अंदर कोई एक कैविटी है, ये आपकी कैविटी हुई और ये आपका कंडक्टर। देखो अब आपको ये मालूम है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस किसके बराबर होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंस इनसाइड कंडक्टर Q जीरो है, तो जो क्लोज इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं वो इसके अंदर का ही तो निकालेंगे, और इनसाइड कोई भी चार्ज है नहीं, तो आपका जो क्लोज इंटीग्रेशन आएगा E डॉट डी एस, ये कितना आएगा? 0। बोलो, जब E डॉट डी एस 0 है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुई, तो इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सारा चार्ज केवल सरफेस पे, क्योंकि सरफेस पे तो हमने दिया है, अंदर तो चार्ज ना दिया है ना इंडक्शन कंडक्शन से कहीं से आया, तो इनसाइड अ कंडक्टर इनसाइड ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस थ्योरम। अब अंदर चार्ज 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, या चार्ज अंदर नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो Q चार्ज जो आपने सरफेस पे दिया है वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ यूनिफॉर्मली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर ये शो हो गया कि चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसमें ये मत सोचना कि कोई बहुत बड़ा प्रूफ होगा इसको प्रूफ करने के लिए, बस ये 3 लाइनें लिखनी। क्लियर हो गया? अब इसका सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है? पार्ट नंबर 2 देखो। शो दैट द टोटल चार्ज ऑन द सरफेस, नहीं, बी पार्ट में उन्होंने कहा है अनदर कंडक्टर बी। दूसरा डायग्राम देखो। विथ चार्ज Q is inserted into the cavity keeping B insulated from A. Correct. Show that the total charge on the outside surface of A is capital Q plus Q. अब देखो इसको कैसे प्रूव करोगे? डायग्राम तो यही बनाने देती हूँ। डायग्राम नंबर बी में उन्होंने क्या कहा है कि जो कैविटी है उसके अंदर प्लस Q चार्ज और रख दिया सेंटर पे कैविटी के अंदर। अब अगर आपको याद हो जब मैंने गॉसियन थ्योरम पढ़ाई थी, गॉस थ्योरम, मैंने क्या कहा था कि कोई भी चार्ज आप अंदर रखते हो वो बाहर आता है। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनती है
जिसको कि हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं और कैविटी वॉल भी बोलते हैं। तो कैविटी ये अंदर है, ये आपकी क्या हुई, कैविटी वॉल। अब अगर आप देखो कैविटी वॉल पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ड्यू टू इंडक्शन आएगा, क्योंकि ये जो अंदर चार्ज रखा हुआ है ये कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज, ये कंडक्टर के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इनर साइड पे अट्रैक्ट करेगा। तो इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको हम क्या मान लेते हैं, कैविटी वॉल पे आया। अब कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन सारे अंदर की ओर अट्रैक्ट हुए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने उनको अट्रैक्ट किया, तो इनर सरफेस की तरफ नेगेटिव चार्ज आया। आउटर सरफेस पे उसकी डेफिशिएंसी हुई तो इंडक्शन से आउटर सरफेस पे प्लस क्यू आया। बात समझ में आ गई? तो देयरफॉर ड्यू टू इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज arises at cavity wall and again due to induction plus q charge arises या appears लिख सकते हो at the surface of conductor therefore total charge at the surface of conductor, ठीक है, क्योंकि इसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं होगा, ये हमें कंसेप्चुअली लिखना है, ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये कितना आएगा, आपका क्यू चार्ज तो आपने दिया ही हुआ था पहले से जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, प्लस क्यू आपका इनर कैविटी के अंदर चार्ज है उससे इंड्यूस हुआ, तो टोटल चार्ज आपका कितना आया, क्यू प्लस क्यू। आगे समझे? तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, इनमें ऐसे स्टेटमेंट के साथ लिखने हैं। अच्छा आप देखो क्वेश्चन नंबर सी, अ सेंसिटिव, इसका पार्ट नंबर सी, अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरमेंट। अच्छा एनवायरमेंट, इंस्ट्रूमेंट नहीं, उन्होंने सी पार्ट में कहा है अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरमेंट, सजेस्ट अ पॉसिबल वे। देखो क्या कह रहा है, जैसे मान लो आपके पास कोई बहुत सेंसिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई एपरेटस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और आपको यहाँ आगरा से दिल्ली जाना है और उसको बहुत सेफ्टी से ले जाना है कि लाइटनिंग थंडरिंग अगर होती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर ना कर जाएं। बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, कार में ट्रैवल कर रहे हो और बिजली गिर रही है, लाइटनिंग थंडरिंग हो रही है बहुत, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा सेफ्टी के साथ खिड़की दरवाजे सब बंद और आपको अंदर बैठे रहना है। क्यों? क्योंकि एक जो कार या बस है वो एक हॉलो कंडक्टर है, ठीक है, और उसके जो टायर है नीचे ट्यूब टायर वो रबर है और अर्थ से वो आपको ऊपर किए हुए, क्योंकि अर्थ के कांटेक्ट में तो टायर है और वो रबर है, इंसुलेटिंग मटेरियल के हैं, तो उसके ऊपर जो आपकी गाड़ी कार या बस रखी हुई है वो पूरा एक हॉलो कंडक्टर है। और इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज कभी स्टे नहीं करता ना कभी एंटर करता है, तो आप इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो किसी भी सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी टू प्रोटेक्ट आवर एक्सपेरिमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिकल चार्ज, उन सब से बचाना, उसको कहते हैं शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब अगर आपके पास सेंसिटिव इक्विपमेंट है और आपको कहीं भी ले जाना है तो क्या करना चाहिए, एक मेटल का हॉलो कंडक्टर बना लो, डिब्बा बना लो मेटल का, बिल्कुल बढ़िया, ठीक, उसको खोलो, उसके अंदर आप अपना इंस्ट्रूमेंट रखो और फिर टायर बंद कर दो। तो जो हॉलो कंडक्टर पैक्ड है उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, उसके अंदर अपना आप इक्विपमेंट रखो। जब आपने उसके अंदर सेंसिटिव इक्विपमेंट रखा
उस पर कितनी भी बिजली गिर जाए, कुछ भी हो जाए, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल डैमेज नहीं होगा। बात समझ रहे हो? उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिकल डैमेज नहीं होगा। जैसे लाइटनिंग थंडरिंग होती है, बिजली गिरती है, बिजली गिरने का मतलब जानते हो? बिजली गिरने का मतलब ऊपर आसमान में बादल फ्लोट्स करते हैं, क्लाउड्स ड्यू टू विस्कोसिटी तैरते रहते हैं, और वो एकदम टकराए तो इतने ह्यूज क्लाउड्स होते हैं कि जब टकराते हैं तो टकराने की जो आपको साउंड सुनाई देती है वो थंडरिंग है, और फ्लैश चमकती है वो लाइटनिंग है। ठीक है, तो लाइटनिंग एंड थंडरिंग। अब टकराए, फ्रिक्शन से क्या होता है, एक क्लाउड से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में ट्रांसफर हुए और बहुत लार्ज नंबर में, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। अब अगर टकराने के बाद वो बैलेंस कर गए तो आगे फ्लोट कर जाएंगे, और उनका चार्ज इमीडिएटली न्यूट्रल होगा, आयनोस्फीयर पे आ जाएगा, जिससे आयनोस्फीयर में डिस्चार्ज करंट बहुत हाई होती है। डिस्चार्ज करंट एनसीईआरटी ने कहीं लिखा है 1800 एम्पियर। मतलब आयनोस्फीयर में लगातार लाइटनिंग थंडरिंग चलती रहती है, चार्ज क्लाउड टकराते हैं, अपने चार्ज को फिर न्यूट्रल करते हैं, क्योंकि टकराए चार्ज हुआ इमीडिएटली न्यूट्रल हो गए, क्योंकि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज ओरिजिनेट हुआ इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय मतलब डिस्चार्ज हुआ, तो उनके डिस्चार्ज होने में जो करंट डेवलप होती है उसको बोलते हैं डिस्चार्ज करंट। अब जैसे मान लो ये क्लाउड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव इसमें से बाहर आएगा और नेगेटिव इसमें से, और वो न्यूट्रल हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं स्प्रे ऑफ चार्ज। ठीक, आगे आप पढ़ोगे कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, तो चार्ज क्या होता है, स्प्रे होने लगता है। किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर या इससे ज़्यादा हुई तो उसमें से चार्ज बाहर स्प्रे होने लगेगा, स्प्रे ऑफ चार्ज। उसको कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं, जो कि वेन डी ग्राफ जनरेटर में था, पर आपके में वेन डी ग्राफ जनरेटर अब सब सिलेबस से हट गया, SCOC बेसिस है, उसमें ये पॉइंट यूज होते थे। ठीक है, तो जब भी चार्ज क्लाउड टकराते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट हैवी चार्ज डेवलप होता है, और उस चार्ज के कारण वो चार्ज जब बहुत लार्ज अमाउंट में 10⁻9 वोल्ट का चार्ज होता है, समझ लो, तो जब चार्ज इतना स्ट्रांग है, इतना हाई वोल्टेज पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये या इससे बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो चार्ज स्प्रे होने लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड अपना चार्ज बाहर स्प्रे करता है और नेगेटिव वाला अपना। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक विंड, कि इलेक्ट्रिक विंड आ गई, इलेक्ट्रिसिटी का तूफान हो गया ऊपर जहाँ बादल टकराए। अब अगर दोनों क्लाउड फ्लोट कर गए, दोबारा से बैलेंस कर गए, तो आगे बढ़ गए और उनका चार्ज न्यूट्रल हो गया, जिससे आयनोस्फीयर में 1800 एम्पियर करंट होती है, लगभग नापी गई है आयनोस्फीयर की, मेजरमेंट से आई है 1800 एम्पियर डिस्चार्ज करंट। और अगर मान लो ऐसे क्लाउड टकराए और एक ज़्यादा हैवी था और डिसबैलेंस हो गए, तो वो नीचे आएंगे, वो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिरेंगे, जिसको हम कहते हैं बिजली गिर गई। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज्ड क्लाउड का गिरना, तो एक तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही बहुत हैवी रेन होती है, क्योंकि कंडेंस क्लाउड है, अर्थ के पास जैसे ही आएगा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ते ही मेल्ट करेगा, तो बहुत हैवी रेन, एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल बादल ही नहीं के नहीं पूरा फट गया। तो हैवी रेन प्लस नुकसान किससे होता है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, समझ रहे हो? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सारी चीज़ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स में धुआं हो जाती है, एकदम जल जाती है। तो ये आपका होता है बिजली गिरना, समझ रहे हो? इससे बचने के लिए क्या करते हैं, देखो आपने देखा होगा, मैं समझाई दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि अब ये सब सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक विंड कितने वोल्टेज पे सेट होती है, आ चुका क्वेश्चन कंसेप्चुअल। अब जैसे आपने देखा होगा कि त्रिशूल की शेप का, इस तरह से बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे ताजमहल है, मॉल्स हैं, है ना, या बहुत ऊंची बिल्डिंग्स, उनके ऊपर इस तरीके का लाइटनिंग कंडक्टर लगा होता है। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर इस तरह से। इसकी मैकेनिज्म मालूम है क्या है, क्यों इसको क्या करते हैं, अर्थ के नीचे ये बिल्कुल कॉर्नर इसके बहुत शार्प होते हैं, बिल्कुल शार्प, इस तरह से शार्प होते हैं, ये वाली टिप बिल्कुल शार्प। ठीक है, और ये अर्थ में होता है नीचे, बहुत ज़मीन में गहराई पे 10-12 मीटर पे इसको नीचे जाके कॉपर की प्लेट डालते हैं, आसफॉल्ट लेते हैं, अर्थिंग तैयार की जाती है। ठीक है, इस वायर के थ्रू। अब क्या है, यहाँ पर सपोज
पॉजिटिव चार्ज है, क्लाउड आ रहा है, बिजली गिरने वाली है ना, पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड गिरने वाला है, तो अगर ये बिल्डिंग पे गिर गया तो बिल्डिंग को डैमेज कर देगा, पूरी बिल्डिंग को। तो लाइटनिंग कंडक्टर, इसको लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर क्या करता है कि जैसे ही इसके ऊपर से निकला, तो कुछ साइंटिस्ट, दो तरीके की थियरीज हैं। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये सारा चार्ज इससे अट्रैक्ट होके कहाँ चला गया, अर्थ में, ठीक है। मतलब जैसे ही क्लाउड इस पे आया तो सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अट्रैक्ट होके कहाँ गया, अर्थ में। दूसरी थ्योरी क्या कहती है, ड्यू टू इंडक्शन इनकी टिप पे नेगेटिव चार्ज होगा बहुत हाई, इस तरह से। अगर पॉजिटिव चार्ज क्लाउड है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिवली चार्ज क्लाउड आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो आपने भी पढ़ा कि इंडक्शन से इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज क्लाउड में चार्ज है और जिस फील्ड का है, अब ये फील्ड तो मालूम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, ये 6 होगी या इससे ज्यादा होगी। तो ये क्लाउड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करेगा। अब इन पे टिप पे इंडक्शन से उतना ही चार्ज आया, और शार्प क्यों लेते टिप, क्योंकि सरफेस डेंसिटी Q/A है। जितना एरिया शार्प होगा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज पे सरफेस पे उतना ही ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इंडक्शन से इन पे नेगेटिव आ गया और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया, तो ये भी स्प्रे करने लगेंगे। जब ये स्प्रे करने लगेंगे तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ये चार्ज न्यूट्रल ऊपर ही हो जाएगा, और ऊपर चार्ज न्यूट्रल हो गया, बस हैवी रेन आ जाएगी, पानी बचेगा बस, क्योंकि क्लाउड न्यूट्रल हो गया। बात समझ गए। तो ये लाइटनिंग थंडरिंग और हमारे लाइटनिंग कंडक्टर का कंसेप्ट है। आगे समझ में। तो बिल्डिंग को सेफ्टी डिवाइस के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं। बहुत ऊंची बिल्डिंग्स पे, मॉल्स पे, ताजमहल में बहुत जगह होती है ऑल ओवर इंडिया। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर है। क्लियर हो गया। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर के इक्वल या उससे ज़्यादा हो, तो उस सिस्टम से चार्ज अपने आप बाहर निकलने लगता है, स्प्रे ऑफ चार्ज, लीकेज ऑफ चार्ज। उससे उस पूरे हिस्से में एक इलेक्ट्रिक विंड, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक विंड मतलब तूफान, इलेक्ट्रिसिटी का एक तूफान आ जाता है, और उस पाथ में जितनी भी चीज़ें आएंगी, जो भी मटेरियल होगा, ह्यूमन बीइंग जो भी, वो इमीडिएटली नैनो माइक्रोसेकेंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। समझ रहे हो। तो देखा नहीं कभी भी, कब किसी दिन भी लाइटनिंग थंडरिंग हो, अगले दिन आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा कि बिजली गिरी, इतने लोग के साथ की कैजुअलिटी, तुरंत आ जाता है। तो वो ये कारण, समझ रहे हो। और एक चीज़ बताऊँ, ड्राई हमारी लीव्स होती हैं, पेड़ पौधों की सूखी पत्तियाँ, सूखी डंडी, दे आर इंसुलेटर्स। लेकिन जब उनके ऊपर पानी पड़ गया, बारिश की बूंदें आ गई, वो मॉइस्चर आ गया, तो मॉइस्ट एयर हो, मॉइस्चर हो, भीगी हुई लीव्स हो, प्लांट्स हो, दे आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसलिए जहाँ ग्रीनरी जितनी ज़्यादा होगी, वहाँ बारिश होने के चांसेस भी बहुत होते हैं, और वहाँ बिजली गिरने के भी सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। समझ रहे हो। क्योंकि ग्रीन लीव्स हैं, अब वो गुड कंडक्टर है, भीग गई, गुड कंडक्टर हो गई, तो ऊपर से पॉजिटिव चार्ज क्लाउड निकल रहा है, तो उसको तुरंत अट्रैक्ट करेंगी। क्योंकि कोई कंडक्टर है तो उस पर इंडक्शन से अपोजिट चार्ज आ गया, वो उसको तुरंत अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दूसरे। बात समझ रहे हो। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए आपको इक्विपमेंट से सेव करना है, तो क्या करोगे। तो एक हॉलो कंडक्टर बना के उसके अंदर रख देंगे हम, और आप अपने आप को भी, कहीं भी बारिश बहुत तेज़ है, बिजली बारिशों में जब बारिश होती है तभी गिरती है, बहुत बादल है, बारिश हो रही है, रेनी सीजन है, और आपको सफ़र कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो जिसमें भी आप जा रहे हो, गाड़ी में, बस में, ठीक, उसको चारों तरफ से बंद रखो और उसके अंदर ही बैठे रहो। कभी भी ये नहीं करना है कि गाड़ी में से निकले और ढाबे पे किनारे खड़े हो गए। ठीक, ढाबे पे बिजली गिर सकती है, गाड़ी के अंदर बिजली गिर भी गई तो इलेक्ट्रिकल आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपको केवल क्या होगा, बारिश जो होगी तेजी से हैवी, बस उतनी होगी, इलेक्ट्रिकल कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ढाबे पे गिर गई बिजली तो इतनी इलेक्ट्रिक वोल्ट फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आप फ्यू सेकेंड्स में चले जाओगे। समझ रहे हो। तो इसलिए ध्यान रखना है कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है। तो इस प्रोटेक्शन को ही कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं करना है,
30 आपका गॉस थ्योरम से प्रूव होता है, गॉस लॉ से, और जो इंटीग्रेशन से लॉग के टर्म्स में। तो ये आपको नहीं करना है, जो एडवांस IIT की तैयारी करे उन बच्चों को कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ लो, 29 बहुत अच्छा पढ़ लो सब लोग। देखो यह 29 थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, उससे पहले मैं आपको 31 समझा देती हूँ। देखो पढ़ लो आप लोग, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ूंगी मैं, उससे बेटर आप और मैं पढ़ूँ। 29 अभी समझाऊंगी इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या कहता है, उन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा है कि ऐसा देखो लिखा है पहली लाइन में, इट इज़ नाउ बिलीव्ड, मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है, इट इज़ नाउ बिलीव्ड, कि ऐसा माना जा रहा है ना, विश्वास किया जा रहा है कि हम, डाल्टन ने क्या कहा था ओल्ड थ्योरी में, कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने, डाल्टन ने कुछ साल समय के बाद अपनी ही थ्योरी को करेक्ट किया, मॉडर्न डाल्टन थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, स्मॉलर पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आए बाद में। ये डाल्टन की मॉडर्न थ्योरी आज तक प्रूव्ड है और चल रही है। अब क्वार्क थ्योरी आ रही है, क्वार्क थ्योरी पे बहुत काम चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। क्वार्क कॉम्पोजिशन क्या कहती है कि हम इन पार्टिकल को भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट नहीं है, हम इनको भी डिवाइड कर सकते हो। ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है, इट इज़ बिलीव्ड, समझ रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा कि दो क्वार्क हैं, एक अप क्वार्क अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जिसकी वैल्यू है +2/3e। अब आप देख रहे हो, इसका मतलब हुआ 0.667 E। तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने डिवाइड कर लिया, एक से छोटा कर लिया। और दूसरा है डाउन क्वार्क, इसके अकॉर्डिंग है ये -e/3। अब ये भी देखो 0.33, यानी इलेक्ट्रॉन को भी हमने 0.33 E में डिवाइड कर लिया, छोटा कर लिया उससे। तो क्वार्क कॉम्पोजिशन या क्वार्क थ्योरी ये कहती है कि ऐसा माना जाता है कि मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। अब उन्होंने कहा कि अगर क्वार्क कॉम्पोजिशन वैलिड हो, ठीक है, अगर सही हो, तो हम इससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेंटल मैथ्स है कि कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क लें कि प्रोटॉन बन जाए। तो आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि प्रोटॉन बनने का मतलब इस पे +e आना चाहिए चार्ज, और अगर आपको न्यूट्रॉन बनाना है तो न्यूट्रॉन कॉम्पोजिशन के लिए क्या आना चाहिए, 0e, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, यही तो आना चाहिए। तो अब इनमें कॉम्पोजिशन बनाओ। अप क्वार्क को कैपिटल U लिखते हैं, तो डाउन क्वार्क को स्मॉल d। तो देखो फॉर प्रोटॉन क्वार्क कॉम्पोजिशन, देखो लास्ट लाइन उन्होंने लिखी है ना, सजेस्ट अ पॉसिबल क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। और बाकी उन्होंने पूरा इतना बड़ा जो क्वेश्चन है उसमें क्वार्क को भी एक्सप्लेन किया कि क्वार्क क्या है, अप एंड डाउन क्वार्क, ठीक है। तो भाई देखो, आप दो तो अप क्वार्क ले लो, एक प्लस ऐड करो, दूसरा अप क्वार्क, और एक डाउन ले लो। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो +2e और -e, तो ये आपका +3/3e, यानी +e आ गया। तो देखो प्रोटॉन बन गया कि नहीं, बन गया। तो इसकी क्वार्क कॉम्पोजिशन लिखेंगे कैसे, तो इसका आंसर होगा 2 अप क्वार्क UUD, और क्वार्क कॉम्पोजिशन में ना कहीं कॉमा लगता है ना फुल स्टॉप, कुछ नहीं, सिंपल बस ऐसे क्वार्क कॉम्पोजिशन। बात समझ में आ गई। तो ये सिर्फ दिमाग लगाना है कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करें कि +e आ जाए, 0e आ जाए न्यूट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो -e आता, ठीक है। अब देखो न्यूट्रॉन के लिए, अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा।
न्यूट्रॉन कॉम्पोजिशन के लिए क्या करना है भाई, एक तो आप अप क्वार्क ले लो 2/3e और 2 डाउन क्वार्क ले लो, तो डाउन क्वार्क नेगेटिव है तो -e/3 -e/3, तो भैया 3 एलसीएम आ गया +2 e -e, तो ये 0 e आ गया। तो इसकी क्वार्क कॉम्पोजिशन फिर क्या हुई, u, और ये क्या है d और ये d, u d t। बात समझ में आ गई। अब अगर इलेक्ट्रॉन होता तो आप तीनों डाउन क्वार्क ले लेते, -e/3 -e/3 -e/3, 3 एलसीएम हो गया तो -3e/3, ठीक, और -3e/3 कितना होता, -e, तो d तीनों डाउन क्वार्क लोगे तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन बन गई। क्लियर हो गया। तो इस तरह से अगर क्वार्क थ्योरी सही है तो ऐसा माना जाता है कि हम अप और डाउन क्वार्क की हेल्प से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कॉम्पोजिशन को भी बना सकते हैं, और अगर इनके एक्सपेरिमेंट सही आ गए, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, तो हमारी डाल्टन की मॉडर्न थ्योरी भी सारी चेंज हो जाएगी। लेकिन आज की डेट तक केवल ये थ्योरेटिकल अजम्पशंस हैं, केवल बिलीव हैं, इसलिए अभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी मॉडर्न डाल्टन थ्योरी ही हमारी एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 29 पढ़ो, अब उसको समझाऊंगी।